हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे मोड़ पर ले जा रहे होगे। आज हम अपना जेएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेजिम का किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि किस राज्य का फोक डांस है। आप ये बताइए कि पोवाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है और तमाशा ये किस राज्य का लोक नृत्य है। आप ये बताइए, जवारा किस राज्य का लोक नृत्य है, मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है। आप ये बताइए कि मांडो किस राज्य में मनाया जाता है, तरंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। हमारा राइट आंसर है, लेजिम जो है वो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, और जो पोवाड़ा, लावणी और तमाशा ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। जवारा, मटकी, सेला, जवारा, मटकी, सेला ये सब मध्य प्रदेश के हैं। मांडो, तरंगमेल ये है गोवा के। इसमें ऑप्शन नंबर बी में है बिहार। बिहार का है जाट जटिन। जाट जटिन, साम चकेवा, साम चकेवा, एक है धोबिया, एक है झिझिया, एक है कमला नृत्य। ये बिहार में मनाया जाता है। इसमें है केरल। केरल का है थय्यम। थय्यम। आंध्र प्रदेश का है वीर गासे, भाम कल्पम और वीर नाट्यम। वीर नाट्यम ये आंध्र प्रदेश के हैं। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भटियाली लोक संगीत किस राज्य का लोक संगीत है। आप ये बताइए कि भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है। पखिंडा किस राज्य का लोक संगीत है, बाउल किस राज्य का लोक संगीत है, मांडो किस राज्य का लोक संगीत है और पिंडवानी किस राज्य का लोक संगीत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। भटियाली लोक संगीत पश्चिम बंगाल का है। पखिंडा, पखिंडा है राजस्थान का। पखिंडा है राजस्थान का। बाउल भी पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का। मांडो जो लोक संगीत है वो है गोवा का। पिंडवानी है छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी है छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है। आप ये बताइए कि भाखा किस राज्य का लोक संगीत है। भाखा किस राज्य का लोक संगीत है। टप्पा किस राज्य का लोक संगीत है। टप्पा किस राज्य का लोक संगीत है। भाखा जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का। टप्पा है पंजाब का। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी मस्जिद जौनपुर में स्थित है। इनमें कौन सी मस्जिद जौनपुर में स्थित है। आप ये बताइए, नगीना मस्जिद कहाँ है। नगीना मस्जिद कहाँ है। मस्जिद कहाँ है। आप ये बताइए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम मस्जिद कहाँ है और किसने बनवाई थी। किसने, इसका निर्माण किसने करवाया था। आप ये बताइए कि
मक्का मस्जिद भारत में किस राज्य में स्थित है? मक्का मस्जिद भारत में किस राज्य में स्थित है? हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। काबुली मस्जिद, इसका निर्माण जब बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीत जाता है तो उसी के उपलक्ष्य में पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो काबुली मस्जिद है पानीपत में। नगीना मस्जिद है आगरा में। और खैरुल मस्जिद है दिल्ली में। मक्का मस्जिद भारत में हैदराबाद राज्य में स्थित है। हैदराबाद राज्य में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उत्तर भारत की पहली मस्जिद है और तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में तमिलनाडु में कौन सा किला है? हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की 44वीं साइट घोषित किया। इस साइट में इसमें क्या है? इसमें 12 किले शामिल है। 12 किले शामिल है जिसमें से 11 किले तो महाराष्ट्र में है और एक किला तमिलनाडु में है। एक किला तमिलनाडु में है, उसका नाम है जिंजी का किला। इसका नाम है जिंजी का किला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रतापगढ़ का किला भी महाराष्ट्र में स्थित है। रायगढ़ का किला भी महाराष्ट्र में स्थित है। और शिवनेर का किला, आप ये बताइए शिवनेर का किला कहां है? शिवनेर का किला भी महाराष्ट्र में स्थित है। आप मुझे ये बताइए कि भारत में आमेर का किला कुंभलगढ़ का किला, एक है कांगड़ा किला, एक है रोहतासगढ़ का किला। किस राज्य में है? रोहतासगढ़ का किला भारत के किस राज्य में है? आप ये बताइए कि रोहतासगढ़ का किला किस राज्य में है भारत के? एक है रणथंबोर का किला, एक है चंपानेर का किला, ये जो किले हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है? एक है अगोड़ा का किला, एक है बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। कुंभलगढ़ का जो किला है वो भी राजस्थान में स्थित है। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतासगढ़ का किला बिहार में स्थित है। और रणथंबोर का किला भी राजस्थान में है। चंपानेर का किला भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक है अगोड़ा किला। आप ये बताइए कि अगोड़ा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? अगोड़ा किला
भारत के गोवा में स्थित है, साउथ इंडिया में। एक है बीदर का किला, यह कर्नाटक में स्थित है। आप ये बताइए कि कलिंजर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कलिंजर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कलिंजर का किला है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, कलिंजर का किला। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो राइट आंसर था हमारा वो था जंजी का किला, जिंजी का किला। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 5। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तबला। तबला के जनक किसे कहा जाता है? तबला के जनक कौन है? आप ये बताइए सारंगी वादक कौन कौन है? सारंगी वादक है बिंदु खान। बिंदु खान का संबंध सारंगी से है। एक है शकूर खान, इनका भी संबंध सारंगी से है। शकूर खान, इनका भी संबंध सारंगी से है। तबले का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तबले का जनक माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक। 8 सुल्तानों का 8 सुल्तानों का काल देखा। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। शहनाई वादक है एक फेमस शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के समय लाल किले पे जो शहनाई बजाई थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो आमंत्रित किया था वो क्या था? बिस्मिल्लाह खान को ही किया था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक। संतूर सम्राट भी शिव कुमार शर्मा को कहा जाता है। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। शिव कुमार का संबंध संतूर से है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वल्यानूर का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? वल्यानूर का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आप ये बताइए कि लिंगराज का मंदिर, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? एक है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आप ये बताइए कि शौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आप ये बताइए करणी माता का मंदिर, करणी माता मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? हिडंबा देवी मंदिर, हिडंबा देवी मंदिर, देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए वैष्णो मंदिर, वैष्णो मंदिर, खीर भवानी मंदिर, खीर भवानी मंदिर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर। एक है देवगौड़ा का मंदिर, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है वल्यानूर का मंदिर जो है यह है पुडुचेरी में। लिंगराज मंदिर और सोमनाथ मंदिर दोनों है गुजरात में। गुजरात में। शौर मंदिर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। करणी माता का मंदिर राजस्थान में है। हिडंबा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल
प्रदेश में है। एक है वैष्णो मंदिर और खीर भवानी मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में है। एक है भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ा मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बिहार में है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। दिल्ली में है लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल। टेम्पल दिल्ली में ही है। एक बिरला जी मंदिर, बिरला जी मंदिर भी दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोकबरोक किस राज्य की, कोकबरोक किस राज्य की जनजातीय भाषा है? आप ये बताइए कि बोडो किस राज्य की जनजातीय भाषा है? माहे, मलयालम, यालम, तमिल, तमिल। ये किस राज्य की लोक जनजातीय भाषा है? कादर किस राज्य की जनजातीय भाषा है? कादर किस राज्य की जनजातीय भाषा है? एक है अपातानी, अपातानी, अपातानी किस राज्य की जनजातीय भाषा है? एक है गारो, खासी, गारो खासी, ये किस राज्य की जनजातीय भाषा है? कोक ब्रोक, जो ये कोक ब्रोक है ये त्रिपुरा की जनजातीय यानी कि वहां की जो जनजाति निवास करती है उसके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। बोडो असम की, असम की। माहे और मलयालम यह है लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की। मलयालम केरल में भी बोली जाती है। तमिल जो है वो है तमिलनाडु की, तमिल है तमिलनाडु की। कादर है हिमाचल प्रदेश की। अपातानी जो बोली जाती है जनजातीय भाषा वो है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। गारो खासी ये भाषा कहाँ बोली जाती है? गारो खासी भाषा बोली जाती है मेघालय में, मेघालय की जनजातीय भाषा है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तमिलनाडु का मैंने आपको बता ही दिया, यह है बोडो, बोडो। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आप ये बताइए 2 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अक्टूबर सॉरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 मई को 25 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फुटबॉल डे, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मृदा दिवस, नेशनल सॉइल डे, नेशनल सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है?
10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, नरम स्वभाव के थे, अहिंसावादी थे। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल शिक्षक दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टीचर डे, शिक्षक दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम की याद में। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। अच्छा ये बताइए 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? ये 2 डे आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस चैंपियनशिप को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप कहा जाता है? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप किस चैंपियनशिप को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंबलडन ओपन। भारत का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है वो है विंबलडन ओपन। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1877 में। उसके बाद यूएस ओपन स्टार्ट हुआ। यूएस ओपन स्टार्ट हुआ 1881 में। फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ 1891 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ 1905 में। जो विंबलडन ओपन है ये किस पे खेला जाता है? ये जो खेला जाता है वो खेला जाता है हरी घास पर। हरी घास पे विंबलडन ओपन को खेला जाता है। यूएस ओपन को हार्ड घास पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। और फ्रेंच ओपन को रेड क्ले पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इनके जो होने का क्रम है, आयोजन का क्रम, सबसे पहले कौन सा आयोजित होता है, उसके बाद कौन सा आयोजित होता है, आयोजन का क्रम वो है ऑफ बाउ का जो नियम आपने सुना होगा, ऑफ बाउ। सबसे पहले जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर होता है फ्रेंच ओपन। फिर होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन। फिर होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन। आयोजन में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। आगे चलते हैं, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जो कहा जाता है वो कहा जाता है विंबलडन ओपन। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात में। यह सत्याग्रह किसने किया था? यह सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी थी। जो ये हुआ था बारदोली सत्याग्रह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। 1918 में आपको पता होगा कि गांधी के द्वारा 2 आंदोलन चलाए गए। एक तो था खेड़ा सत्याग्रह
खेड़ा सत्याग्रह, एक था अहमदाबाद 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 आंदोलन आंदोलन अहमदाबाद आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने जो किया था वो किसानों के लिए क्या था, और अहमदाबाद जो आंदोलन करा था महात्मा गांधी जी ने, उन मिल के जो मजदूर थे उनके हित में के लिए ये आंदोलन किया गया था 1922। आपको 1922 को पता होगा कि 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक कांड हो जाता है जिसे चौरा चोरी हत्याकांड कहा जाता है। वह क्या था, जब महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को अपना असहयोग आंदोलन चलाया। यह महात्मा गांधी का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। लोग इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आ रहे थे, तो लोगों ने क्या हुआ, बीच में ही गोरखपुर में एक थाने में आग लगा दी, जहां वहां का जो मैन इंस्पेक्टर था वो मारा गया और अन्य 21 सिपाही भी मारे गए। ये हुई थी गोरखपुर में। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन को हिंसक आंदोलन बताते हुए इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया था। 1919 में भारत में आप सभी को मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड व जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा थे, क्यों इकट्ठा थे, क्योंकि रोलैक एक्ट आया था 1919 में। इस एक्ट में क्या था, बिना वकील बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो उसी दौरान सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा थे जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी दौरान माइकल ड्वायर जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और सुपरिटेंडेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था, और वहां निहत्या लोगों की, बेगुनाह लोगों की, वहां बेगुनाह लोग मारे गए। 1000 से 1200 तक आंकड़ा पता चलता है, लेकिन इसकी जब समीक्षा के लिए, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का आयोजन किया। हंटर कमीशन को भारत के अंदर भेजा 19 अक्टूबर 1919। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा कब स्टार्ट की गई थी? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, जिसे नमक तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, नमक तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, नमक तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। हमारा जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 12 मार्च 1930 को दांडी से, 12 मार्च 1930 को भारत में दांडी यात्रा को शुरू किया गया, और जो ये खत्म हुआ 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को यह खत्म हुआ। स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, और 241 मील चलने के बाद दांडी में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। जो दांडी है वो नवसारी जिला गुजरात में है। नवसारी जिला गुजरात में दांडी है। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ
अनुयायियों के साथ इस आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। यह आंदोलन लगभग 24 दिन तक चला। इसमें लगभग 241 मील तक 24 दिन में यात्रा की। 1 अगस्त 1920 को अभी मैं आपको बता के आया हूं, 1 अगस्त 1920 को भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को बंद कर दिया था। नमक तोड़ो कानून को नवसारी जिले में इसे एकदम समाप्त कर दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? हमारे वीर क्रांतिकारी ये कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो, वो कहा था भगत सिंह ने। इन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, जिंदाबाद का नारा जो दिया था हमारे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था। आप ये मंगल पांडे ने कहा था फिरंगियों को मारो, फिरंगी को मारो। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी ने ही कहा था कर मत दो, कर मत दो। यह भी महात्मा गांधी ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान, जय जवान जय किसान, यह कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। आप बता सकते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी जी ने यह नारा दिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? एक है भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति। एक है टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। एक है गारो, गारो खासी जयंतिया। यह किस राज्य की जनजाति है? एक है मिश्मी और लुशाई, मिश्मी लुशाई। हाल ही में मेताई जनजाति बहुत ज्यादा चर्चा में रही। मेताई जनजाति भारत के किस राज्य की है? मेताई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? भूटिया जनजाति यह है सिक्किम की, सिक्किम की। टोडा जनजाति है तमिलनाडु की। गारो खासी जयंतिया मेघालय, यहां गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां भी है और यहां गारो खासी यहां की जनजातीय भाषा भी है। मिश्मी लुसाई है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। मेताई जनजाति हाल ही में फिलहाल में रही मणिपुरी हिंसा जो विवाद रहा कारण रहा, यह मेताई जनजाति और एक जनजाति और थी। मेताई जनजाति है मणिपुर की, मणिपुर की। लेप्चा जनजाति सिक्किम की। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी? यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ
उससे पहले जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी। देश स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो जीडीपी थी 2.70 लाख करोड़ थी, लाख करोड़ थी, 2.70 लाख करोड़ थी। भारत की उस दौरान, जिस दौरान हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी अल्प विकसित और रुद्र अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, आप ये बताइए। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई। इसका राइट आंसर है आर्थिक जनगणना। बोला है आर्थिक जनगणना। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, जो अनियमित जनगणना थी। भारत की पहली नियमित जनगणना, यानी कि हर 10 साल के गैप पे जो जनगणना शुरू हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय। भारत स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1951 में। ये पूछा भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1977 में भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पहली बार आर्थिक नीति कब आई थी। भारत में पहली बार आर्थिक नीति कब आई थी। आप पहली आर्थिक नीति ये आई थी 1948 में। दूसरी आर्थिक नीति कब आई। तीसरी आर्थिक नीति भारत में कब आई थी। भारत में पहली आर्थिक नीति आई थी 1948 के अंदर, और भारत में दूसरी आर्थिक नीति आई थी 1956 के अंदर। इसी ही को भारतीय आर्थिक संविधान कहा जाता है। संविधान कहा जाता है। भारतीय आर्थिक संविधान जो कहा जाता है वो दूसरी आर्थिक नीति को कहा जाता है। तीसरी आर्थिक नीति आई थी 1977 में। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के, क्वेश्चन नंबर 17। मैडम क्यूरी को किसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। मैडम क्यूरी को, जॉन बार्डिन को, बहुत सारे 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला। उसी में से एक है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था और 1911 में रासायनिक विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इसमें जो मैडम क्यूरी को दिया गया नोबेल प्राइज सबसे पहले 1903 में दिया गया, ये भौतिक विज्ञान के लिए। फिर 1911 में दिया गया रसायन विज्ञान के लिए। जो इन्हें मिला था मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज, वो मिला था रेडियम के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया। जिस दौरान भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया उस दौरान भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी। आप ये बताइए टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। आप ये बताइए 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है।
टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? आप ये बताइए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? 58वां टाइगर रिजर्व रिजर्व जिसे हाल ही में घोषित किया गया वो है माधवगढ़। यह है मध्य प्रदेश में। इस दौरान टाइगर प्रोजेक्ट आया 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये भी मध्य प्रदेश में है, रातापानी। ये भी एमपी में है। पहला टाइगर रिजर्व था जिम कार्बेट नेशन, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, नागार्जुन, अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन, अरुणाचल प्रदेश। नहीं, नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में टाइगर की जनगणना होती है, टाइगर सेंसस, बाघों की जनगणना हर 4 वर्ष के गैप पर, हर 4 वर्ष बाद। 2023 में हुई थी हाल ही में। इसके अनुसार भारत में 3682 टाइगर है। भारत में 3682 टाइगर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी? प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी हाल ही में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है निधि तिवारी। प्रमोद कुमार प्रधान सचिव, प्रधान सचिव है, निजी सचिव प्राइम मिनिस्टर साहब के। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर, आरबीआई के 26वें गवर्नर, 26वें गवर्नर। शक्तिकांत दास थे 25वें गवर्नर, आरबीआई के 25वें गवर्नर। गवर्नर। अभी वेतन आयोग हाल ही में चर्चा में है। 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग स्टार्ट हो जाएगा। 16वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें के है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। 15वें के थे एनके सिंह। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमी को शुरू किया था? आप ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया? ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा कब चला गया? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन किलर आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन किलर किस राज्य में स्टार्ट किया गया? ऑपरेशन किलर को किस राज्य में स्टार्ट किया गया? एक है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन राइजिंग लोयन, राइजिंग लोयन।
ऑपरेशन कालनेमी फर्जी बाबाओं का खात्मा करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालमी को स्टार्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर, अभी पहलगाम अटैक हुआ था, पाकिस्तान को उसके औकात दिखाने के लिए हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया। पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद ऑपरेशन सिंधु, जब ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा था तो वहीं से हमने भारतीयों को निकाला ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से। ईरान से भारतीयों को लाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में अभी भूकंप आया था, वहीं से ऑपरेशन ब्रह्मा से हमने अपने भारतीयों को वहां से निकाला म्यांमार के लिए। ऑपरेशन किलर जम्मू कश्मीर में चला। ऑपरेशन राइजिंग लोयन, ये चलाया था इजराइल ने। हाल ही में इजराइल और ईरान के मध्य वॉर छिड़ी हुई थी, तो ये चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लोयन इजराइल ने। ये थी हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आपको बस एक बात कहना चाहूंगा कि किंग मार्टिन लूथर ने कहा था कि तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, मगर अपने मंजिल की ओर आगे की ओर सफर करते रहो। यदि रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन अगर जूते में ही कंकर हो तो अच्छे से अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। बहुत सारी बाधाएं आएगी जीवन में, आप बस रुकना मत, एक ना एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। मेहनत जारी रखना अपनी। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका चैनल हमारा चैनल, आप हमारी फैमिली हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।